हाय एवरीवन, विश यू गोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत में शासन हुआ तो उसमें कौन कौन से नियम और एक्ट लाए गए, जिन्हें हमने चार्टर एक्ट कहा। क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम, यानी कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और महारानी का सीधा शासन स्थापित हो गया भारत पर, तब भारत में कौन कौन से अधिनियम लाए गए। क्लियर? तो पहले क्विक रिवीजन करेंगे, देन वी विल स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कंपनी के अधीन यानी भारत में ब्रिटिश शासन को हम दो कैटेगरी में पढ़ते हैं। पहला कंपनी के अधीन शासन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन, दूसरा हम पढ़ते हैं महारानी के अधीन शासन। कंपनी के अधीन शासन वाला पार्ट हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, उसका एक रिवीजन करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। क्लियर? तो रिवीजन करेंगे। आपसे भी मैं ये कहूँगी, जब भी आप नया चैप्टर पढ़ें तो प्लीज़ प्रीवियस को एक बार रिवीजन कर लें, उसके बाद अपना नया चैप्टर शुरू करें। क्लियर? तो पहले हम रिवीजन करेंगे। तो हमने पढ़ा था लास्ट कंपनी के अधीन शासन। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन, जिसमें हमने कौन कौन से चार्टर एक्ट पढ़े थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन, और दूसरा हम पढ़ते हैं महारानी के अधीन शासन। कौन सी महारानी? इंग्लैंड की महारानी। ठीक है, महारानी के अधीन शासन। क्लियर है? कंपनी के अधीन शासन में हमने कौन कौन से एक्ट पढ़े थे? सबसे पहले पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मैंने आपको बताया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी पर पहला नियंत्रण और नियमन स्थापित करा गया किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ब्रिटेन की संसद के द्वारा पहला केंद्रीकरण का प्रयास कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर? अब इसमें कौन कौन सी, ये डिटेल में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया, आप उसमें जाकर देखेंगे, यहाँ हम रिवीजन कर रहे हैं। क्लियर? तो इसमें कौन कौन से फैक्ट हैं जो आपको इम्पोर्टेंटली याद रखने हैं। पहला कि बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल लॉर्ड वरेन हेस्टिंग, ये याद रखना है, पूछा जाता है। लॉर्ड वरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। इसके बाद 1773 में प्रावधान किया गया कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत 1774 में किसकी स्थापना की गई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कहाँ पर? 1774 में। लेकिन प्रावधान किस में किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। इसी के द्वारा मद्रास और बम्बई, जो दो और दूसरी प्रेसिडेंसियाँ थी, उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के अधीन कर दिया गया। पहले ये दोनों स्वतंत्र थी, अब इन दोनों को बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करना पड़ता था। क्लियर? तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट ये इंपॉर्टेंट है। इसी के द्वारा पहली बार केंद्रीकरण की स्थापना होती है। केंद्रीकरण किसे कहते हैं? जब शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। ये पहले दोनों स्वतंत्र थी, लेकिन इनकी शक्तियों को लेकर किसको दे दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को। तो इसलिए क्या हो गया? शक्तियों का केंद्रीकरण। तो पहली बार शक्तियों का केंद्रीकरण किस में देखते हैं हम? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें मैंने आपको बताया था भारत में द्वैत शासन की स्थापना होती है। किसमें? भारत में द्वैत शासन की स्थापना होती है। द्वैत शासन का मतलब होता है जब शासन को दो भागों में बांट दिया जाए, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स मैंने आपको बताया था, ये राजनीतिक कार्यों को देखते थे। गवर्नर जनरल जो होते थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य होते थे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक कार्यों को देखते थे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करेगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, और जो शासन करेगी वो कौन देखेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसी को बोला गया डायरकी यानी द्वैत शासन। किसमें? भारत में। क्लियर? तो पिट्स इंडिया एक्ट आपका कंप्लीट हो गया।
देन मैंने आपको तीसरा बताया था 1786 का चार्टर एक्ट। ध्यान रखना है, इनको चार्टर एक्ट कहा गया क्योंकि ब्रिटेन से रेडीमेड आते थे, भारत में सिर्फ इम्प्लीमेंट होते थे। क्लियर है? तो इनको क्या कहा गया? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट। अब 1786 के चार्टर एक्ट में मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ बनाया गया और उनको वीटो पावर दी गई। वीटो पावर का मतलब है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी सदस्य थे उनमें गवर्नर जनरल को उनके सदस्य को ना मानने का अधिकार, वीटो करने का अधिकार दिया गया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कमांडर इन चीफ बनाया गया और दूसरा वीटो पावर दी गई, वीटो पावर दी गई। लेकिन ये किसकी शर्त पर किया गया? या सर्वप्रथम एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की यही शर्त थी कि वो इसी शर्त पर गवर्नर जनरल बनेंगे जब उनको कमांडर इन चीफ बनाया जाएगा और उनको वीटो पावर दी जाएगी। किसके विरुद्ध? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के निर्णयों के विरुद्ध। क्लियर? तो कौन से गवर्नर जनरल आते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर? अब 3 एक्ट हमने कंप्लीट कर लिए, चौथा आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट क्या कहता है? मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का मोटिव क्या था? व्यापार करना। व्यापार का मोटिव क्या होता है? लाभ कमाना। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इस टाइम घाटे में चल रही थी क्योंकि भारत में उसके लगातार यहाँ के राजाओं के साथ युद्ध हो रहा था। इस टाइम पर यहाँ पर कंपनी का युद्ध हो जाता है टीपू सुल्तान के साथ, जिसमें वो चली जाती है घाटे में। इसके साथ साथ ब्रिटेन में भी युद्ध हो जाता है। किसका? नेपोलियन के साथ ब्रिटेन का युद्ध हो जाता है, जिसके कारण ब्रिटेन का जो व्यापार है, जो उसकी यूरोप में व्यापार था ब्रिटेन का, वो ठप हो जाता है। इसीलिए जो ब्रिटेन के राजा हैं वो क्या निर्णय लेते हैं कि ब्रिटेन की जो कंपनियां हैं उनको अब भारत आने की अनुमति दे दी जाती है। ध्यान से समझना, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में स्थापित हुई थी तो वो एकाधिकार के साथ आई थी, व्यापारिक एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब होता है केवल और केवल ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती थी। लेकिन ब्रिटेन में युद्ध होने के कारण नेपोलियन से जो ब्रिटेन का यूरोप में व्यापार था वो रद्द हो जाता है। इसी के कारण ब्रिटेन की जो कंपनियां हैं उनको भारत आकर व्यापार करने की अनुमति दे दी जाती है। तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटेन की जो कंपनियां हैं उनका भारत में आगमन हो जाता है। तो भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन की शुरुआत कौन से चार्टर एक्ट से होती है? तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। क्लियर? तो हम बोलेंगे विदेशी कंपनियों का आगमन। विदेशी कंपनी का आगमन। अब विदेशी कंपनी भारत में आने लगी तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको आंशिक रूप से कम किया गया। मैंने आपको बताया था आंशिक रूप से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। आंशिक व्यापार की समाप्ति। किसके आंशिक व्यापार की समाप्ति? ईस्ट इंडिया कंपनी के। जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक एकाधिकार के साथ भारत में स्थापित हुई थी उसके व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से किस चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। और इसमें किस चीज़ को छोड़ा गया? यानी चाय पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार रहेगा और चीन के साथ, जो भारत का चीन के साथ व्यापार होता था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार रहेगा। तो ये किसमें प्रावधान किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट में। 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेगी। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेगी। इसके साथ साथ ईसाई धर्म के प्रचार को भी महत्व दिया गया। कौन से एक्ट में? चार्टर एक्ट में 1813। ईसाई धर्म का प्रसार। ये क्लियर है? 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आया इसके 20 साल बाद 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया भारत में रेगुलेटिंग एक्ट से केंद्रीकरण की शुरुआत होती है, लेकिन केंद्रीकरण का चरम कब पहुंच जाता है? 1833 के चार्टर एक्ट में। इसके द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो क्या बन जाते हैं? वो भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। अब शक्तियों का और केंद्रीकरण हो गया
और बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए भारत के गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम वेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया, यानी थोड़ा समाप्त किया। चाय और चीन के साथ व्यापार बना रहा, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। ये दोनों क्वेश्चन आपके पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, आप लोग चेक करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। इसके साथ साथ गवर्नर जनरल की परिषद में, ये जो गवर्नर जनरल थे परिषद की सहायता से कार्य करते थे, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। तो विधि सदस्य की नियुक्ति कौन से चार्टर एक्ट में की गई? 1813 के चार्टर एक्ट में। 1833 के चार्टर एक्ट में विधि सदस्य लॉर्ड मेकाले पहले विधि सदस्य बने। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें जो इम्पोर्टेंट थे ये नोट्स ज़रूर बनाने हैं। क्लियर? 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया? जैसे मैंने आपको बताया 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बनने के बाद उनका काम का लोड भी काफ़ी बढ़ गया, तो इसीलिए इनके लोड को देखते हुए गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी, यानी जिनसे मिलकर वो काम करते थे, कार्यकारी परिषद, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, यानी कि विधायी शक्तियां और उनकी प्रशासनिक शक्तियां। प्रशासनिक और विधायी शक्तियों का विभाजन। अब एक बात ध्यान से समझिए, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, 1853 के चार्टर एक्ट में उसको विभाजित कर दिया गया प्रशासनिक और विधायी में, यानी कि विधि बनाने के लिए एक अलग संस्था बनाई गई और उसको लागू करने के लिए एक अलग संस्था बनाई गई। जो विधायी शक्ति अलग की गई उसके लिए बनाया गया विधायी आयोग या भारतीय केंद्रीय परिषद। भारतीय केंद्रीय परिषद, केंद्रीय परिषद, भारतीय केंद्रीय परिषद, जिसका क्या काम था? विधि बनाना। इसको हम विधि आयोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधि आयोग। तो एग्जाम में दोनों चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। भारतीय केंद्रीय परिषद किस लिए बनाई गई? ये विधि बनाने का काम करती थी। विधायी आयोग था ये विधि आयोग, यानी सर्वप्रथम भारत में गवर्नर जनरल ने विधि आयोग का गठन किया 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। ये विधि आयोग 12 सदस्य ही था। क्लियर? अब इसके बाद इसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है, ये खाली मैं आपको विधि आयोग भी बता सकती थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विभाजन किया गया 1853 के चार्टर एक्ट में। इसके बाद इंपॉर्टेंट है, सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन, खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। किस अधिनियम के किस चार्टर एक्ट के द्वारा? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। क्लियर? अब ये तो था आपका रिवीजन। होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, मैंने उसमें और डिटेलिंग में समझाया, उसमें जाकर देखेंगे। क्लियर? इसके बाद भी मैंने आपको अच्छे से डिटेलिंग में यहाँ पर भी समझा दिया है। नोट्स ज़रूर बनाना है, बुक पढ़नी है, बुक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन बुक के साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं ताकि एग्जाम टाइम में आपके रिविजन के काम आ सके। अब हमने ये पढ़ा, 6 मैंने आपको चार्टर एक्ट पढ़ाए जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्लियर? अब महारानी के अधीन शासन, अब मैंने आपको बताया 1853 का लास्ट चार्टर एक्ट आया। इसके बाद भारत में हो जाती है क्रांति, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। कब? 1857 में। 1857 में। अब 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटेन की संसद को लगने लगा कि अब कंपनी द्वारा शासन करना असंभव है भारत पर।
इसीलिए भारत पर अगर नियंत्रण बनाए रखना है तो संसद को, यानी ब्रिटेन की संसद को प्रत्यक्षतः भारत पर नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसी चरण में कंपनी द्वारा, यानी ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है। इसीलिए कहते हैं दूसरे चरण को महारानी के अधीन शासन। क्लियर है? तो हमारा 1858 के बाद जितने भी अधिनियम आए उन्हें कहा गया भारत शासन अधिनियम, और ये महारानी के शासन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम हम लोग देखते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम, शासन अधिनियम। अब यहाँ से डिटेलिंग में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया 1857 में क्रांति हो गई, उसके बाद 1858 का जो अधिनियम आया उसमें कंपनी को समाप्त कर दिया गया, यानी कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी उसको समाप्त कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। भारत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। भारत में द्वैध शासन की स्थापना कब होती है? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की समाप्ति हो जाती है, यानी कि द्वैध शासन की समाप्ति, भारत में द्वैध शासन की समाप्ति हो जाती है। गवर्नर जनरल का जो पद सृजित किया गया था कौन से एक्ट के द्वारा? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल बनाए थे, उनका पद भी समाप्त कर दिया, यानी कि गवर्नर जनरल पद की समाप्ति, गवर्नर जनरल के पद भी समाप्त हो गया। अब इसके बाद गवर्नर जनरल के अलावा गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर क्या रख दिया गया? वायस रॉय। अब भारत के वायस रॉय होते थे, ना कि गवर्नर। भारत के वायस रॉय, भारत के प्रथम वायस रॉय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल विलियम हेस्टिंग, भारत के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत के पहले वायस रॉय बने लॉर्ड कैनिंग। अब इसके बाद जो भारत का शासन था वो किसके अधीन चला गया? महारानी के अधीन शासन, महारानी के अधीन शासन चला गया, महारानी के अधीन शासन। ये फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं वन लाइनर क्वेश्चन में, ठीक है। महारानी के अधीन शासन चला गया। अब वॉइस रॉय पर नियंत्रण रखने के लिए, क्योंकि इससे पहले गवर्नर जनरल पर ब्रिटेन का कोई ऐसा नियंत्रण नहीं था, नियंत्रण तो था लेकिन उस पर निगरानी करने के लिए कोई अलग से परिषद नहीं बनाई गई थी। अब वॉइस रॉय पर पूरा नियंत्रण रखने के लिए इसमें प्रावधान किया गया कि एक नया पद बनाएंगे जिसे कहा गया राज्य सचिव। राज्य सचिव, राज्य सचिव का पद कब सृजित किया गया? राज्य सचिव का पद कब सृजित किया गया? 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा राज्य सचिव। अब राज्य सचिव कहाँ काम करते थे? ब्रिटेन की संसद के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे और ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे और ब्रिटेन में ही रहकर कार्य करते थे। नियंत्रण किस पे रखते थे? भारत के वॉइस रॉय पर। अब राज्य सचिव का काम इतना ज़्यादा है कि वो ब्रिटेन में रहकर भारत पर नियंत्रण करेगा, तो इनकी सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद का निर्माण किया गया। किसका? भारतीय परिषद, भारतीय परिषद। क्लियर? राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। इनका कार्य क्या होता था? ब्रिटेन में रहकर किस पर नियंत्रण रखना? वॉइस रॉय पर नियंत्रण रखना। क्लियर? अब 1858 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी? ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको समाप्त कर दिया, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर क्या कर दिया? वॉइस रॉय कर दिया। लॉर्ड कैनिंग पहले वॉइस रॉय बने। यह महारानी के अधीन चला गया शासन, यानी महारानी का है ब्रिटेन की संसद का प्रत्यक्ष नियंत्रण हम देखते हैं 1858 के अधिनियम द्वारा। राज्य सचिव पहला नया पद सृजित किया गया जो ब्रिटेन में रहकर भारत के वॉइस रॉय पर नियंत्रण रखते थे और इन्हीं की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया। 1858 के भारत शासन अधिनियम में कोई डाउट? किसी को भी कमेंट में बताएंगे किसी को भी कोई डाउट होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1861 का भारत
शासन अधिनियम। चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, नोट्स ज़रूर बनाने हैं, ठीक है। 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1861 के भारत शासन अधिनियम में सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया में पोर्टफोलियो प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली पहले तो लिख लीजिए, पहला पोर्टफोलियो प्रणाली। पोर्टफोलियो प्रणाली का क्या मतलब होता है? विभागीय प्रणाली। विभागीय प्रणाली, जैसे कि आज वर्तमान में हम बहुत सारे मंत्रालय देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय हो गया, ठीक है, रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया। इसी तरह ये पोर्टफोलियो प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें विभागों का निर्माण किया गया, क्योंकि संपूर्ण भारत पर शासन, एकीकृत शासन करना पॉसिबल नहीं था कि एक ही इंसान द्वारा सभी चीज़ों को देखा जाए। इसीलिए विभाग बनाए गए और एक सदस्य एक या दो से अधिक विभागों का प्रधान हो सकता था। क्लियर है? तो पोर्टफोलियो प्रणाली कौन लाए? लॉर्ड कैनिंग लेकर आए 1859 में। किसमें? 1859 में इसको, ठीक है, 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली यानी विभागीय प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया गया। किसमें? भारत शासन अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, भारत के जो वॉइस रॉय थे, वॉइस रॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई बिना केंद्रीय परिषद के अनुमति के। अब अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश असामान्य परिस्थितियों में किसी कानून को लागू करने की शक्ति कहते हैं, ठीक है। अध्यादेश जब लाया जाता है जब संसद अस्तित्व में नहीं होती है और किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर कानून लाना ज़रूरी होता है, उसको बोलते हैं अध्यादेश। लेकिन अध्यादेश की अवधि कम होती है, 6 महीने के लिए लाया जाता है। क्लियर? ऐसे ही वॉइस रॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 6 महीने के लिए उनका अध्यादेश मान्य रहेगा, इसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। 6 महीने टाइम इनफ होता है कि इसमें संसद किसी भी ऑर्डिनेंस पर विचार कर सकती है कि इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या समाप्त कर देना चाहिए। तो वॉइस रॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दी गई? 1861 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर चेक करेंगे, हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछा गया है कि कानून निर्माण में भारतीयों का सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व कब होता है, यानी विधायी शक्तियों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व या कानून निर्माण में भारतीयों का प्रतिनिधित्व। इससे पहले ब्रिटेन के लोग ही कानून बनाते थे और भारतीयों पर इम्प्लीमेंट कर देते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि कानून निर्माण में भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधित्व, ठीक। अब कानून निर्माण में भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला, इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग वॉइस रॉय थे उस टाइम पर, लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नामित किया। पहले बनारस के राजा थे, ये पूछा नहीं जाता है लेकिन आप ध्यान रखना, बनारस के राजा, दूसरे पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, ठीक है। 3 लोगों को कानून निर्माण में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। सर्वप्रथम आपसे एग्जाम में इतना पूछा जाएगा कि कानून निर्माण में भारतीयों को प्रतिनिधित्व सर्वप्रथम कब प्राप्त होता है? 1861 के भारत शासन अधिनियम में। क्लियर? इसके साथ इस अधिनियम में विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, अब आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया 1773 के रेगुलेट में विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है, रेगुलेटिंग एक्ट में, और वो 1833 के चार्टर एक्ट में अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है। विकेंद्रीकरण का मतलब शक्तियों का एक जगह केंद्रीकृत होना। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा। 1861 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ये महसूस किया गया कि भारत पर अगर शासन करना है तो थोड़ा विकेंद्रीकरण देना पड़ेगा, शासन में थोड़ी ढील देनी पड़ेगी। इसी के द्वारा विकेंद्रीकरण किया गया और बम्बई और मद्रास,
बम्बई और मद्रास जो दूसरी प्रेसिडेंसियाँ थी, इनकी विधायी शक्तियाँ इनको वापस दी गई। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत कहाँ से होती है? 1861 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। और बम्बई, और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, बम्बई और मद्रास को विधायी शक्तियों का पुनः वितरण कब किया गया? 1861 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। क्लियर है? जो उनकी विधायी शक्तियाँ 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ले ली गई थी। 1861 का भारत शासन अधिनियम समझ में आया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फैक्ट है मैंने आपको बताया। पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू होती है। पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब होता है विभागीय प्रणाली, यानी शासन का विभागों में बंटवारा कर दिया। क्लियर? इसके साथ साथ हम देखते हैं वॉइस रॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ पर दी गई। अध्यादेश होता है एक अस्थायी कानून। अध्यादेश क्या होता है? अस्थायी कानून जो 6 महीने के लिए लाया जाता है। क्लियर? जब संसद अस्तित्व में नहीं होती है। ये तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बता रही हूँ मैं आपको। वॉइस रॉय को बिना कार्यकारी परिषद के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। कौन से एक्ट द्वारा? 1861 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। कानून निर्माण में भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है सर्वप्रथम 1861 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है और बम्बई और मद्रास को उनकी विधायी शक्तियाँ वापस दी गई। क्लियर? इतना समझ आया? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है 1892 का भारत शासन अधिनियम। 1892 का भारत शासन अधिनियम। अब 1892 के भारत शासन अधिनियम की क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषता हैं? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, हमने लास्ट एक्ट में देखा कि कानून निर्माण में भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों के रूप में। ठीक है? गैर सरकारी सदस्यों के रूप में, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में यहाँ पर प्रतिनिधित्व प्राप्त होता हो। इस प्रतिनिधित्व को 1892 के भारत शासन अधिनियम में बढ़ाया गया, यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। क्लियर है? गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। अब आपको यहाँ पर एक फैक्ट और ध्यान रखना है, कभी कभार एग्जामिनर घुमा देते हैं कि 1892 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1892 के भारत शासन अधिनियम द्वारा गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, जिससे गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत बढ़ गया। अब आपको ध्यान रखना है, इसमें एक फैक्ट तो सही है और एक गलत है। सही क्या है कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या तो बढ़ाई गई 1892 के भारत शासन अधिनियम में, लेकिन संस्था में बहुमत किसका बना रहा? सरकारी सदस्यों का। ध्यान रखना है, बहुमत किसका बना रहा? सरकारी सदस्यों का। तो कई बार आपको फैक्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। बहुमत किसका बना रहा? सरकारी सदस्यों का, लेकिन संख्या किसकी बढ़ गई थी? गैर सरकारी सदस्यों की। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है 1892 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारतीयों को बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई। ठीक है? किस पर? बजट पर बहस करने की अनुमति। बजट पर बहस। अब आपको ध्यान रखना है, इसमें भी केवल बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई थी। ना तो आप मतदान कर सकते थे बजट के विरुद्ध, ना ही आपको क्या अनुपूरक प्रश्न करने की अनुमति थी। अनुपूरक प्रश्न करने की अनुमति नहीं थी। अनुपूरक प्रश्न करने की अनुमति नहीं थी। अनुपूरक यानी काउंटर प्रश्न। अगर किसी सदस्य के जवाब से आपने क्वेश्चन पूछा और किसी सदस्य के जवाब से आप संतुष्ट नहीं है, तो आप उससे दोबारा क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हैं। इसी को बोलते हैं अनुपूरक प्रश्न। अनुपूरक प्रश्न होता है जब आप किसी से संतुष्ट नहीं है तो आप उससे दोबारा काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये मेरी बात समझ नहीं आई। ठीक? अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। बजट पे आपने क्वेश्चन पूछा, जो उस सदस्य ने जवाब दिया आपको उससे सेटिस्फाई होना पड़ेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट कि अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत होती है। अप्रत्यक्ष चुनाव
ये जो गैर सरकारी सदस्य थे, इनको अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली की शुरुआत की जाती है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव किया जाएगा। पहले मैंने आपको बताया जब 1861 में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को कानून निर्माण में इनको प्रतिनिधित्व मिला, तो इसमें जो लॉर्ड कैनिंग थे, भारत के वॉइसरॉय, उन्होंने मनोनीत किया इसके बाद। लेकिन 1892 के एक्ट में कहा गया कि इनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से इनके चुनाव की शुरुआत होती है। लेकिन इसमें भी आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है कि 1892 के अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चुनाव की शुरुआत तो होती है लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं होता है। अब 1892 का भारत शासन अधिनियम समझ में आया। जो बुलेट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको समझा दिए, इसके बाद इसकी डिटेलिंग समझ लेते हैं। क्लियर? यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है हमारे कोर्स का कि आपको अच्छे से बैकग्राउंड समझ में आए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अच्छे से कवर हो जाए, आप शॉर्ट नोट्स बनाएं और जितने भी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको ध्यान में रख के नोट्स बनाने चाहिए। क्लियर? क्या क्या पढ़ना है कोर्स में? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क हम पढ़ रहे हैं, बाकी इंडियन पॉलिटी के जो भी पोर्शंस हैं उनको अच्छे से कवर किया जाएगा। चैप्टर हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंने आपको एक पार्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन कंप्लीट करा दिया और इसका दोबारा से रिवीजन भी अच्छे से मैंने करा दिया। क्लियर? ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आता है ताज के अधीन शासन, यानी कि महारानी के अधीन शासन। महारानी के अधीन शासन शुरू होता है 1858 के भारत शासन अधिनियम से। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाले अधिनियम नाम से प्रसिद्ध, कौन सा अधिनियम भारत को अच्छा बनाने वाले अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध है? तो 1858 का अधिनियम। इनकी मार्केटिंग बड़ी अच्छी थी, इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए कानून बनाए और कहा ये भारत को अच्छा बनाएगा, भारत में हम विकास कर रहे हैं, भारत के लोगों को हम सभ्य बना रहे हैं। ठीक है, इनकी मार्केटिंग इतनी अच्छी थी, जो मार्केटिंग टेक्निक्स आज यूज़ करते हैं वो इन्होंने उस टाइम पर की। क्लियर? अब कानून निर्माण किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। गवर्नर और उसके क्षेत्र राजस्व संबंधी सभी शक्तियाँ किसके पास चली गई? ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। अब इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वॉइसरॉय कर दिया गया। यही पढ़ाया मैंने आपको, इसी को बुलेट पॉइंट्स में हमने देखा। ब्रिटेन में ताज शासन प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। ठीक है, अब ब्रिटेन में भारत में ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हम देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वॉइसरॉय बने। इसी अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल निर्देशक यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया और द्वैत प्रणाली जो थी वो समाप्त कर दी। इसके बाद भारत में एक नया पद राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसका काम क्या था कि वॉइसरॉय पर नियंत्रण रखता था। भारत में वॉइसरॉय पर नियंत्रण रखना, जिसमें भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित की गई और ये ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी था। ये ध्यान रखना है, ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायिता भारत के प्रति नहीं था। क्लियर? राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसे कहते हैं भारतीय परिषद। तो एग्जाम में पूछा जाता है भारतीय परिषद का गठन हम कब देखते हैं? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। इस कानून के तहत भारतीय सचिव के परिषद का गठन किया गया, ये वाला। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर, जितने भी बदलाव हुए हैं ये प्रशासनिक मशीनरी में हुए हैं, यानी कि प्रशासन में हमने चेंजेस किए हैं। शासन प्रणाली जो प्रचलित थी उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। एकीकृत शासन प्रणाली थी, यानी केंद्रीकृत शासन था। कब? 1858 के टाइम पर, तो उसको ऐसे ही बनाया गया, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी में सुधार किया गया, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1861 का भारत शासन अधिनियम
1861 का भारत शासन अधिनियम 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारतीय शासन को चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इसके तहत 3 कानून लाए गए। भारतीयों के सहयोग के लिए 3 कानून लाए गए। मैंने आपको बताया 1861 में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, किसमें? कानून निर्माण में, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में। इसी तरह 1892 में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और 1909 में पहली बार गवर्नर जनरल की भारत के जो वायसरॉय थे उनकी परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। इसके तहत भारतीयों का प्रतिनिधित्व या भारतीयों का सहयोग की दिशा में 3 कानून लाए गए। 1861 का भारत शासन अधिनियम, 1892 और 1909 का। क्लियर है? इस अधिनियम की विशेषताएं किस प्रकार थी? इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत की गई। बुलेट पॉइंट्स जो मैंने बनवाए हैं उनको ज़रूर से बनाना है। बुक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बुक भी अच्छे से पढ़नी है, लेकिन रिवीजन नोट्स ज़रूर से बनाने हैं। इस प्रकार वायसरॉय को कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में, ध्यान रखना है कैसे, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। क्लियर है? मनोनीत किया। 1861 में मनोनीत होता है और 1892 में इन्हीं को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इस अधिनियम ने मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियों को पुनः वापस दे दिया, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा अपने चरम पर पहुंच गई थी। यानी केंद्रीकरण की जो शक्तियां थी उसको थोड़ा ढीला किया गया और 1861 द्वारा विकेंद्रीकरण की शुरुआत हम देखते हैं, जिसके तहत मद्रास और बम्बई की जो विधायी शक्तियां थी उनको वापस दे दिया गया। वायसरॉय की परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की गई और पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी गई। ठीक है, पोर्टफोलियो प्रणाली जो कौन लेकर आया? 1859 में लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है वायसरॉय को आपातकाल का मतलब होता है जब संसद यानी कि काउंसिल अपने कार्य नहीं कर रही है या कोई सार्वजनिक महत्व का विषय है जिस पर तुरंत कानून लाने की आवश्यकता है, क्योंकि कानून निर्माण एक लंबा प्रोसेस है, तो इसीलिए वो प्रोसेस फॉलो ना करते हुए हम क्या लाते हैं? अध्यादेश। तो अध्यादेश लाने की शक्ति सर्वप्रथम वायसरॉय को कब दी गई? 1861 के भारत शासन अधिनियम में। और यह जो अध्यादेश था कितने टाइम तक प्रभावी रहता था? तो 6 महीने तक। क्लियर? 6 महीने तक इसका प्रभाव रहता था। नेक्स्ट आता है 1892 का भारत शासन अधिनियम। 1892 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। यही मैंने आपको नोट्स में बताया, 1892 में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। जो विधान परिषद थी, जो बिना अपने हिसाब से कानून बनाया करती थी, अब उसको बजट पर हम उससे क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, यानी विधान परिषद के जो सदस्य थे बजट पर बहस कर सकते थे और कार्यपालिका से जो कानून बना रही है, लागू कर रही है, उससे प्रश्न पूछ सकते थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस अधिनियम में केंद्रीय और राज्य विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने के लिए सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का प्रयोग इस अधिनियम में नहीं किया गया। ध्यान रखना है, चुनाव शब्द का प्रयोग इस अधिनियम में नहीं किया गया था। क्लियर? इसके बाद आपका 3 और अधिनियम रहते हैं। 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। ये बड़े हैं, इनको अलग वीडियो में कवर करेंगे। अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें मैंने आपको कंपनी के अधीन शासन के 6 पॉइंट्स थे वो रिवाइज कराए हैं। बाकी के 3 मैंने भारत सरकार अधिनियम आपको पढ़ाए हैं। इनको अच्छे से रिवाइज करना है, पहले बुक से भी अच्छे से समझना है, नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, इतना आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। नोट्स ज़रूर बनाने हैं।